हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक वायरल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हिंदी में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आज इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर कक्षा 12 हिंदी, समय आपके पास रहेगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। देखिए सेम इसी तरह आपका पेपर भी आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं आपको आंसर के साथ इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है खंड का, यानी कि हिंदी का खंड का में आपका क्या क्या है। सबसे पहले आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का है। प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होंगे काखा गाघा अंगा करके, ठीक है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी गद्य साहित्य के। तो देखिए जैसे का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक संपूर्णानंद जी हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे सही आंसर लिखना होगा। खा है लल्लू लाल की रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, तो वो है प्रेम सागर। इसका भी सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये लल्लू लाल की रचना है। गा हमारा क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, आपको इसके लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए घ है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, यानी कि आवारा मसीहा एक रचना है। इसके रचनाकार कौन है, फर्स्ट है विष्णु प्रभाकर, और यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन अंगा नंबर आता है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, ताकि मैं आपको और भी हिंदी के वीडियोज प्रोवाइड करवा सकूं। लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक्स का। ठीक है, 10,000 लाइक्स अगर आप इसे पहुंचा देंगे तो अगला वीडियो जो होगा बहुत ही धमाकेदार होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, 5 होंगे हिंदी गद्य साहित्य से, 5 होंगे हिंदी पद्य साहित्य से। तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग। ठीक है, कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, इसके कवि हैं। ठीक है, तो जब जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं तो जो ये रचना होगी वो भी छायावादी युग की होगी। ठीक है, खा वाला ऑप्शन है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, यानी कि इन चारों में से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग का है। फर्स्ट है अग्रदास, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड है गा वाला क्वेश्चन हमारा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है 1943 ईस्वी, यानी कि तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में किया गया था। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 43 ता औरा। ठीक है, और तार सप्तक में भी ता औरा आता है, यानी कि आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, घ वाला ऑप्शन है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इन चारों में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कामायनी, यानी कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, कामायनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। इन चारों में से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 4 मामा। ठीक है, देखिए रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत ये सब जो है महाकाव्य हैं, लेकिन ये जो 4th ऑप्शन है मामा ये महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन टोटल आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 का आंसर आप अगर आप सही से देंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं हिंदी साहित्य के, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए हमारा आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या होगा, ये गद्यांश होगा हिंदी गद्य का। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इसमें होगा क्या ये आपको समझना। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक गद्यांश दिया गया है। किस चैप्टर का है बताइए, ये है आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का, जिसके लेखक हैं
कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इस गद्यांश का आपको संदर्भ बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको मैं ज्यादा से ज्यादा गद्यांश पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप बोलेंगे 12th हिंदी मॉडल पेपर सॉल्यूशन शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये लाइनें हैं जिनके नीचे रेखाएं आपको दिख रही हैं, इतने का आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो ये सब क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर टोटल, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर दिया जाएगा। अब यहां पर अथवा लगा है, मान लीजिए वो वाला गद्यांश आपको नहीं पता है, तो नीचे एक और गद्यांश दिया गया है। देखिए अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, चैप्टर का नाम तो पता चल चुका होगा, ये है अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश। ठीक है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे सेम उसी तरह 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गद्यांश। तो 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जो आपको पता है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। ठीक है, अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। इसमें भी वही प्रोसेस है, सिर्फ यहां पर पद्यांश दिए जाएंगे, गद्यांश के स्थान पर 2 पद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक सॉल्व करना होगा। जैसे देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम नंबरिंग है, इसका भी 10 नंबर आपको मिलेगा। यहां पर है देखिए दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? ठीक है, ये आपका है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है, तो ये आपका है एक पद्यांश। अब ये पद्यांश किस चैप्टर का है बताइए? देखिए ये पद्यांश है कैकेयी का अनुताप चैप्टर का। ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश है। इसके नीचे अभी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए यहां तक आपका पूरा पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पांचों क्वेश्चन का अगर आप लोग सही आंसर देंगे तो आपको इसके लिए भी 10 नंबर मिलेगा। यानी कि सेम प्रोसेस है, वहां पर गद्यांश था, यहां पर पद्यांश है। इसमें भी एक अथवा लगा है, मान लीजिए वो वाला पद्यांश आपको नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो ले गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, सेम कंडीशन, जो आपको पता हो पद्यांश उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 5 × 2 यानी कि 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां यानी कि उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, ये जीवन परिचय जो होगा वो हिंदी गद्य से होगा, यानी कि जो हिंदी गद्य आपका है उससे ये जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो मैं अभी व्याकरण बताऊंगा उसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनका भी मैं आंसर बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं। देखिए आपको जो जीवन परिचय लिखना है वो अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। देखिए लिखा है यहां पर शब्द सीमा अधिकतम 80। ठीक है, आपको 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, तीनों में से जिसका जीवन परिचय आपको पता है, साहित्यिक परिचय उसकी कृतियां के साथ उसको लिख देना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो वहां पर बना रखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे चौथे का जो 5वें का खा क्वेश्चन है, ये है कवियों का जीवन परिचय। देखिए अभी हमने देखा लेखकों का जीवन परिचय, अब बारी आती है कवियों का जीवन परिचय, क्योंकि हिंदी पद्य भी है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में इसको भी आपको लिखना है। 3 कवि रहेंगे, जिसका आपको पता है उसको आपको लिखना है, 5 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का। ठीक है, या मान लीजिए आपको नहीं पता है शब्द सीमा, इसका भी 80 है तो अथवा लगा है। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो यहां पर सिर्फ एक टॉपिक पर आपको लिखना है, चाहे आप बहादुर या पंचलाइट दोनों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिख दें, बस आपका 5 नंबर क्लियर। मान लीजिए दोनों नहीं पता तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु। ठीक है, तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहादुर और पंचलाइट कहानी हर साल आती है, यानी कि इसको आपको पढ़ लेना है, इसका सारांश, इसका उद्देश्य, ताकि आपका 5 नंबर आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, जाकर आप देख सकते हैं।
अब प्रश्न नंबर 7 आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 नंबर 5, यानी कि जो अभी आपके सिलेबस में खंड काव्य है, ठीक है, वो यहां पर बताया जा रहा है कि जो खंड काव्य आप में है, अगर आप में श्रवण कुमार है तो आप उसको लिखिए, रश्मि रथी है तो उसको लिखिए, मुक्तियज्ञ हो या फिर त्यागपथी हो। जैसे देखिए त्यागपथी आपका है तो त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। एक का मैं बता दे रहा हूं, देखिए अथवा लगाया, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो नीचे कर सकते हैं, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके सिलेबस में है, चाहे वो मुक्तियज्ञ हो, चाहे रश्मिरथी हो, चाहे आलोक वृत्त हो, जो भी आप में है उसको आपको सॉल्व करना है। 2 अथवा लगा रहेगा, सिर्फ आपको एक ही करना होगा, ठीक है। यहां पर जो भी आपके सिलेबस में है उसको कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा खंड का फिनिश होता है, समाप्त होता है। अब हम आते हैं खंड खा में, ठीक है। खंड खा जब आपका खंड जो होगा, इसमें सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसमें भी 2 संस्कृत के गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आपको उसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना। जैसे देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्रकार आश्चित, ठीक है, ये आपका गद्यांश हो गया। 7 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए आपको संदर्भ लिख देना है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो है नहीं, तो आपको पाठ का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आपको नहीं पता है किस चैप्टर का है, महामना मालवीय चैप्टर का ये गद्यांश है, ठीक है। तो अगर आपको पता है आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए वाला आपको नहीं पता है तो यहाँ पर अथवा लगा है, ठीक है, अथवा लगा है और दूसरा गद्यांश हमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा गद्यांश मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हंस राजा तदेव परिस्बद्ध आत्मना, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको पता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको 7 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपका नृत्य जातकम से है, जातक कथा के नृत्य जातकम से, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं संदर्भ में। अब इसमें भी खा आता है, यानी कि हमारे 8वें क्वेश्चन में भी खा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसे हिंदी गद्य और पद्य में हमारे गद्यांश पद्यांश थे, वैसे हिंदी संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश अलग अलग पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। देखिए आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, यहाँ पर 2 दिए गए हैं। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है किस चैप्टर का बताइए, ये आपका है जातक कथा के उलूक जातकम से, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिन वर्जिता दिशा मित्र विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। शायद आपने पढ़ा हो इस चैप्टर को, अगर आप 12th में हैं तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अगर आप लोग सभी श्लोक को पढ़ लेते हैं तो आपको 7 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के आपको पद्यांश को जरूर पढ़ लेना है, एक भी श्लोक नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यहां से हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट होता है। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि 4 मुहावरे आपको दिए गए हैं, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे तलवार की धार पर चलना, ठीक है। उसके बाद में टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, ठीक है, नमक मिर्च लगाना। तो ये सब आपके 4 दिए गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखिए, दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, इसका अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देना है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं आंसर भी बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि संधि विच्छेद हमारा सबसे पहले रहेगा, मुहावरे और लोकोक्तियों के बाद संधि विच्छेद। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का अगर आप लोग सही सही आंसर देते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट है तथापि का संधि विच्छेद है। तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ABCD करके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तथा धन अपि। अच्छा, दूसरा देखिए, परमेश्वरः का संधि विच्छेद है। परमेश्वरः का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपके पास यहां पर भी 4 ऑप्शन होंगे, देखिए ABCD करके, ठीक है। तो ABCD, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परम धन ईश्वरा, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये परमेश्वरः का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। ऐसे देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है गायिका का संधि विच्छेद है। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गय धन अका। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद दिया जाएगा, जो ऑप्शन आपका राइट है उसको आपको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसका हमारा खा आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। यानी कि आपको विभक्ति और वचन बताना है, एक एक नंबर का रहेगा। फर्स्ट है आत्मनः में विभक्ति और वचन है, यानी कि आत्मनः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए
ए, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी कि आत्मना में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन ये है। और फिर दूसरा देखिए नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ऐसे ही आपको सही आंसर चूज करके कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पर, जो कि है शब्द युग्म। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे देखिए फर्स्ट है वसन व्यसन, ठीक है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। जैसे वसन का सही अर्थ क्या होगा, व्यसन का सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD करके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वस्त्र और आदत, यानी कि वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत, तो वस्त्र और आदत इसका राइट आंसर होगा। अच्छा देखिए हमारा बी आता है, सॉरी हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है दूसरा अंबुज अम्बुद, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो अंबुज अम्बुद का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कमल और बादल, ठीक है, यानी कि अंबुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल। तो ऐसे ही आपको जो सही आंसर है वो यहाँ पर चूज करके लिखना है। और फिर देखिए खा वाला हमारा है, यह है शब्द अर्थ, जैसे पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़ते थे। लेकिन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि 4 आपके पास प्रश्न है, 4 में से किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखना है। जैसे देखिए अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, बादल भी होता है, ठीक है। विधि, विधि का मतलब होता है तरीका, कानून, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गा वाला हमारा क्वेश्चन है, तो गा वाला हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो आंखों के सामने हो उसे 1 वर्ड में हम क्या कहेंगे, एक वर्ड में, तो ए है आपका नेत्र संभोग, बी है प्रत्यक्ष। तो देखिए जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग एक वर्ड में प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो इसी को कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जानने की इच्छा रखने वाला, उसको एक शब्द में हम कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा 11 नंबर का घ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसमें कुछ गलतियां हैं, इन वाक्यों में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, उनमें से किसी 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, तो ये तो आपका सही है। लेकिन दूसरा देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, देखिए अनेकों के स्थान पर आपको अनेक लिखना है, ठीक है, अनेक कमल खिले हैं, तो अनेकों नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर अनेक रहना चाहिए, तो थोड़ी सी गलती है। यहाँ पर देखिए क्या गलती है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ पर हैं के स्थान पर हो होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब थोड़ी थोड़ी गलतियां जो आपको सही करना है। तीसरा है सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, इसमें कवित्री गलत है, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, कवित्री, तो ये इतनी सी गलती थी। चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, आपको कृपया हटा देना है, अनुमोदन करने की कृपा करें, ठीक है। तो ऐसे ही गलतियां होंगी जो आपको सही करके वहां पर लिखना होगा। ऐसे 12 नंबर देखिए, 12 का क्या है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। यानी कि रस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, वीर रस और हास्य रस, करुण रस भी आ सकता है। खा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। गा है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो 2-2 नंबर आपको सभी के लिए मिलेगा, टोटल आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 6 नंबर मैं क्लियर कर सकूं तो मैंने एक वीडियो बनाया है रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा रस, पूरा छंद और पूरा अलंकार मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, तो उसको अगर आप लोग देख लेंगे आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि पत्र लेखन आपका आता है 6 नंबर। मान लीजिए इस पर आप पत्र नहीं लिख पाते हैं तो आपका अथवा लगा है, इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी टॉपिक पर आप पत्र लिख सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, प्रश्न नंबर 14। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध आता है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए 5 टॉपिक दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इन 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है जिस टॉपिक पर आपको पता हो, ठीक है। तो आपके सामने कोई और ऑप्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। तो अगर आप लोग सही सही निबंध लिख देंगे आपको
9 नंबर मिलेगा। बहुत सारे निबंध मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, कोरोना वायरस पर निबंध, तो वो सब आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें निबंध लिखना कैसे है। हमें निबंध लिखने के लिए यानी कि बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेपर समाप्त होता है। 100 नंबर का टोटल ये पेपर था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर भी दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।